बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। तो फाइनली चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके हम आ चुके हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी कि संविधान क्यों और कैसे। इस चैप्टर से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उन सभी को एक ही वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का, हर एक पॉइंट का, हर एक पहलू को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए सबसे पहले देखते हैं, चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। तो हमें इतना तो पहले पता होना चाहिए कि संविधान का अर्थ क्या है, संविधान की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो पहले तो आप एक ये इमेज देखो। ये इमेज है भारतीय संविधान का कवर पेज। ठीक है, संविधान एक बहुत ही मोटी सी किताब होती है, एक बहुत ही अच्छा सा एक लिखित दस्तावेज होता है, एक नियमावली होती है। इसका मतलब क्या है सर कि लिखित दस्तावेज है, किताब है, नियमावली, इसका मतलब क्या है। तो देखो, कोई भी संविधान हो किसी भी देश का, फॉर एग्जाम्पल मैं भारत की बात कर लेता हूँ। ठीक है, भारत भारत के संदर्भ में जो संविधान है या किसी भी देश के संविधान में उस देश का वो देश जो है वो कैसे चलेगा, उस देश की शासन व्यवस्था कैसे चलेगी, इसके लिए नियम, कायदे, कानून वो सभी किसमें लिखे होते हैं, संविधान। नागरिकों के अधिकार, जैसे कि भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत के संदर्भ में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। ठीक है, तो इन अधिकारों को लिखा गया है, उनका संरक्षण कैसे किया जाना है, उनकी क्या विशेषताएं हैं ये भी बताई गई है। ये भी बताया गया है कि सरकार कैसे बनेगी, सरकार की शक्तियां क्या होंगी, सरकार के क्या कार्य होंगे, उन पे क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, नागरिकों को किस तरीके के अधिकार होंगे। ठीक है, शासन व्यवस्था जो है वो कैसे चलेगी, इन सभी के लिए कायदे कानून सारी की सारी चीजें किसमें लिखी है, संविधान में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई परिभाषा पूछेगा तो सिंपल सा क्या कह दोगे, संविधान एक लिखित दस्तावेज होती है, या लिखित दस्तावेज होता है, एक किताब होता है जिसमें कि एक देश को चलाने के नियम, कायदे, कानून लिखे होते हैं, नागरिकों के अधिकार लिखे होते हैं, उनको संरक्षण कैसे किया जाता है, सरकार कैसे बनेगी, सरकार की शक्तियां, प्रतिबंध कार्य, ये सारी चीजें लिखी हुई होती हैं। सिंपल सा ये है संविधान की परिभाषा। अब देखो, मान लेते हैं अराउंड 200 देश हैं, अब वर्तमान में मान लेते हैं, इसमें से अभी भी 1 से 2 देश ऐसे हैं जिनके पास ये जो लिखित संविधान है ये नहीं है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अगर लिखित संविधान नहीं है तो वो देश का शासन कैसे चलता होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा कि लिखित संविधान क्या है और अलिखित संविधान क्या है, इसमें अंतर। तो लिखित तो हमने देख ही लिया है, जिसमें सब कुछ लिखा गया हो, नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियां, सारी चीजें। और इसमें बदलना कुछ भी आसान नहीं होता, क्योंकि अगर बदलना होता है तो इसमें हमको संशोधन करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, जैसे कि भारत की हम बात कर लेते हैं, तो भारत है, अमेरिका है, अफ्रीका, ये ऐसे देश हैं जिनके पास अपना लिखित संविधान है। वहीं अलिखित की बात आ जाती है, तो अलिखित संविधान जिसको कि लिखा ना गया हो, अर्थात ये लिखित के ठीक उलट है, जिसे लिखा ना गया हो। अगर लिखा नहीं गया है तो देश कैसे चलता होगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विचार, ठीक है, जो विचार चले आ रहे हैं, जो नियम चले आ रहे हैं, जो रीति रिवाज, लोक प्रथाएं और परंपराएं ये जो चली आ रही हैं, इसी के आधार पे देश चलता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, कुछ भी बदलना आसान होता है, लेकिन जो लिखित दस्तावेज है उसमें क्या है, बदलना आसान नहीं होता है। इसमें आसानी से बदला जा सकता है, क्योंकि इसमें विचार है, नियम है, रीति रिवाज है। तो कुछ भी थोड़ा सा यहाँ पे एक सभा बुलाएंगे, सिंपल सी बात है, आसानी से यहाँ पे कुछ भी बदल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक देश है इंग्लैंड, इसके पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं है, इसके पास एक श्रृंखला है विचार, नियम, रीति रिवाज, प्रथाओं की, जिसके माध्यम से देश ये चलाते हैं। ठीक है, तो लिखित अलिखित संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, आई होप आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की बहुत सारी विशेषताएं। सबसे पहली, जितने भी देश हैं उन सभी देशों में जो लिखित संविधान है, उन लिखित संविधानों में से भारत का संविधान भी है। भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा लिखित संविधान है। ये एक व्यापक संविधान है। कैसे भाई, जब भारतीय संविधान बना था तब इसमें 390 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है भारतीय संविधान बहुत ही ज्यादा व्यापक हो चुका है। संसदीय शासन व्यवस्था, अर्थात भारत में आप जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, इन सभी को देखते हुए इनकी चुनाव प्रक्रिया, इनके भाषण वगैरह, ये सभी किसका हिस्सा है, ये भारतीय संविधान की संसदीय शासन व्यवस्था का हिस्सा है।
ठीक है। चौथा, संविधान में लचीलेपन और कठोरपन का मिश्रण, अर्थात भारतीय संविधान में अगर आपको कुछ भी संशोधन करना है, ठीक है, इट मीन्स कि आपको किसी भी प्रावधान को थोड़ा बहुत भी बदलना है तो उस संबंध में संशोधन किया जा सकता है। एक होता है लचीला, लचीले का मतलब है यहाँ पे साधारण बहुमत, और एक होता है कठोरपन जिसका मतलब होता है विशेष बहुमत। तो साधारण बहुमत तो 1/3 हो जाता है, विशेष बहुमत 2/3 के साथ में, ठीक है ना, विशेष बहुमत 2/3 के साथ राज्य की सभाओं की भी यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व है वो लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि संविधान में आप कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते हो, और ऐसा भी नहीं है कि आसानी से कर दो, ठीक है ना, ये चीज है। तो लचीला भी है और कठोरपन भी है। अब यहाँ पे एक चीज और ये कहिए कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत का एक जैसे होता है ना नेशनल के आधार पे, यानी कि राष्ट्रीयता के आधार पे भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। हालांकि भारत ने अपने जो नागरिक हैं, इन नागरिकों को आजादी दे रखी है कि भाई आप कोई भी धर्म चाहो तो अपना सकते हो, कोई भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन एक देश का अपना संविधान नहीं होगा, ना ही तो सरकार के द्वारा जो संस्थाएं बनाई जाएंगी उन संस्था में किसी भी प्रकार के धर्म शिक्षा नहीं दी जाएगी, नहीं तो भेदभाव किया जाएगा। संघात्मक शासन व्यवस्था, अर्थात देखो हमारा ये भारत है, इसका सेंटर, एक सेकंड, ये भारत है टोटल, इसका सेंटर कहाँ पे है, ये क्या है, ये दिल्ली है। तो ऐसे में ये दिल्ली क्या है, दिल्ली एक केंद्र है। तो एक तो केंद्र हो गया, अब इस केंद्र के माध्यम से जो विभिन्न राज्य हैं, इन राज्यों पे होता है शासन। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि एक तो केंद्र के आधार पे और एक राज्य के आधार पर जो शासन व्यवस्था है, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों पर भी शासन करना किसके द्वारा संभव हुआ है, संविधान के द्वारा। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति, इनकी सुरक्षा के विशेष उपाय भी किए गए हैं। जैसे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 जो है, इसको कहा गया है कि छुआछूत का अंत किया जाएगा, और अंत कर भी दिया गया था, ठीक है। अब देखो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों को दिए गए हैं, जिनके खिलाफ सरकार कोई भी एक्शन, कोई कानून नहीं बना सकती, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। साथ ही साथ इनके अलावा कुछ ऐसे नीति निर्देश तत्व, अब ये क्या है इसे आप चैप्टर 2 में बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, थोड़ा सा समझा देता हूँ। राज्य के नीति निर्देश तत्वों का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सरकार होती है उससे कुछ यहाँ पे राइट्स दे दिए जाते हैं, कि आप कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं कि ये इन्हें पालन करवाओ नागरिकों के द्वारा, ताकि वो अपना आसानी से विकास कर सके, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए उस पर कोई भी दबाव नहीं डाला जाता, ये उनकी मर्जी है, ठीक है। तो कौन कौन सी यहाँ पे विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता है लिखित है, व्यापक संविधान है, संसदीय शासन व्यवस्था है, संशोधन, लचीलेपन, कठोरपन का मिश्रण है, अपना कोई धर्म नहीं होगा, इनकी धर्मनिरपेक्ष राज्य है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, अनुसूचित जाति जनजातियों को संरक्षण दिया गया है, साथ ही साथ राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं, मौलिक अधिकार है, ये सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, ये जितने भी पॉइंट आपने देखे हैं, इन सभी पे विवाद तो पक्का हुआ होगा, यानी कि बहस तो पक्का हुई होगी, है ना। अभी हम आगे भी चल के देखेंगे बहस क्या क्या हुई थी। तो ये तो हो गया कि वाद विवाद बहस जरूर होगा, लेकिन एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा अधिकार है जो कि बिना वाद विवाद के आसानी से पारित हो गया था। वो क्या था, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब बेसिकली चाहे आप किसी भी धर्म के हो, हिंदू मुस्लिम से किसी भी धर्म के, किसी भी जाति को, छोटी निचली बड़ी जो भी है, आप शिक्षित हैं अशिक्षित हो, आप चाहे स्त्री, एक सेकेंड कहाँ चला गया, आप चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, आप चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बस आपकी एज जो है वो 22 साल होनी चाहिए और आप वोट देने के अधिकारी बन जाते हो। लेकिन आगे चल के ये वोट देने की आयु जो थी वो 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार एक ऐसा अधिकार था जो बिना मतभेद के पारित हो गया था, ठीक है, ये इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के कार्य लिखो या फिर हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये है, दोनों एक ही है क्वेश्चन। तो देखो किसी भी देश की अगर हमें शासन व्यवस्था चलानी है तो शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। ये जो नियम है वो हमें कहां से मिलते हैं, संविधान के द्वारा मिलते हैं, ठीक है। तो संविधान का ये कार्य है, ये संविधान की आवश्यकता है। संविधान के द्वारा एक देश में लोकतंत्र को स्थापित किया जा सकता है। कुछ ऐसे अधिकार जो नागरिकों के विकास के लिए जरूरी होते हैं, जिन्हें मानवाधिकार कह सकते हैं, तो इनको पालन करवाने के लिए, इन्हें लागू करवाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, और यही संविधान का कार्य भी होता है। आगे है एकता एवं विश्वास की स्थापना, अर्थात भारत में कई धर्म के लोग, कई जाति, ठीक है, कई भाषा के आधार पर लोग रहते हैं, कई
व्यापार, ठीक है, कौशल एवं बहुत सारी चीजें हैं जिस आधार पे लोग रहते हैं, इनकी विविधता फैली हुई है भारत। तो ऐसे में इस विविधता में एकता एवं विश्वास को बनाए रखने के लिए, यानी कि नागरिकों में एक दूसरे में भाईचारा बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए क्या करता है संविधान? कुछ नियम कायदे कानून उपलब्ध कराता है और कहता है कि सभी नागरिकों को ये नियम कायदे कानून तो पालन करने ही पड़ेंगे। जो उनका पालन नहीं करता है तो जो हमारी न्यायपालिका है वो उसे सजा भी देती है, दंड भी देती है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आप तिरंगा जो है उसको जला नहीं सकते हो, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो कि बीच रास्ते में जाके उसको जला देते हो। तो ऐसे में सरकार के पास ये राइट है कि आपको उठा के जेल में डाल सकती है, क्योंकि आप किसी देश के राष्ट्रीय ध्वज को जला रहे हो। और भी इसमें आ जाते हैं जैसे कि एक दूसरे का आपको सम्मान करना चाहिए, ठीक है, जो अधिकार दिए गए हैं उनका आपको सही से उपयोग करना चाहिए, किसी दूसरे का आपको शोषण नहीं करना चाहिए। तो ये सभी क्या है? ये सभी ऐसे नियम कायदे कानून जिससे कि सभी नागरिकों के बीच में एक एकता एवं विश्वास बना रहता है। आगे देखिए, टोटल भारत में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? 6। तो सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी नियम कायदा कानून नहीं बनाया जा सकता है जिससे कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। पहले तो 100% संविधान ये गारंटी लेता है कि ऐसा होगा नहीं। अगर ऐसा होता है तो उसे एक ऐसे विरोध का सामना करना पड़ेगा जो उस सरकार का अस्तित्व समाप्त कर देगी। बात करता हूं मैं यहाँ पे एक एग्जांपल की। तो जब भारत में आपातकाल लगा था, ठीक है, कब? 1975 से 76। इस समय जो इंदिरा गांधी थी, ठीक है ना, इंदिरा गांधी, इन्होंने नागरिकों के जितने मौलिक अधिकार थे संभवतः सभी छीन लिए थे। इवन अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, इसे भी छीन लिया था। तो नागरिकों ने जब 1977 में चुनाव हुए तो जहां तक मुझे याद है एक दूसरी पार्टी थी जनता पार्टी और इंदिरा गांधी की थी कांग्रेस पार्टी। तो नागरिकों ने क्या किया, इस कांग्रेस पार्टी से अपना मत हटाकर किसको दिया? जनता पार्टी को। क्योंकि आप यदि ये बताओ कि आपको जीवन जीने का अधिकार ही छीन लिया जाए, आपसे भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार छीन लिया जाए, तो आप किसी को वोट क्यों दोगे? तो इसीलिए ये बताया गया कि यदि पहले तो सरकार कोई ऐसा कानून नियम बनाएगी नहीं, अगर बनाएगी तो उसे ऐसे विरोध का सामना करना पड़ेगा जिससे उसका अस्तित्व खत्म हो जाए। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। तो भारतीय संविधान जो है वो सरकार को कुछ शक्तियां देता है, कुछ अच्छी पावर देता है। ऐसी पावर, समाज में अशिक्षा, जो लोगों को शिक्षा अगर प्राप्त नहीं है तो उसके लिए स्कूल हो गए, ठीक है, कॉलेजेस हो गए, प्राइमरी कॉलेजेस, हाई स्कूल कॉलेजेस हो गए, आंगनबाड़ी हो गई, इन सभी की स्थापना करे। गरीबी को मिटाने के लिए कई सारे उद्योगों को, सरकारी उद्योगों को और ज्यादा बढ़ावा दे, बेरोजगारी भत्ता दे नागरिकों को। साथ ही साथ पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए उनके क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के, उनके विकास के लिए कुछ पावर, कुछ शक्तियां संविधान ने सरकार को दी हैं ताकि वो इन सभी चीजों से निपट सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। साथ ही साथ भारतीय संविधान ने यह भी कहा है कि सरकार जो है वो चुनी जाएगी जनता के द्वारा और सरकार का ये दायित्व रहेगा कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हो, जनता के विकास के लिए कार्य करे। सरकार की सबसे पहली जवाबदेही जनता के प्रति होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। उसके बाद यहाँ पे एक और आ जाता है निर्णय लेने की शक्ति। अर्थात संविधान का कार्य, ये संविधान की आवश्यकता ये है कि हमें वो ये बताता है कि कोई भी कानून यदि बनाना है देश के लिए तो वो कानून किसके द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा संसद के द्वारा। और संसद के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो नागरिकों के द्वारा। अर्थात कानून निर्माण की विधि भी किसके द्वारा हो रही है? अप्रत्यक्ष जनता के द्वारा, ठीक है, क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये है भारतीय संविधान के कार्य एवं इसकी आवश्यकता। शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कायदे कानून हमें संविधान से मिलते हैं। लोकतंत्र को स्थापित करना है, मानवाधिकारों का यहाँ पे पालन करवाना है, तो संविधान यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एकता एवं विश्वास की स्थापना के लिए नियम कायदे कानून उपलब्ध कराता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, सरकार कोई ऐसा कानून वगैरह नहीं बना सकती है जिससे कि इनका उल्लंघन हो। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करता है जिससे कि वो अशिक्षा गरीबी से लड़ सके, अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए कार्य कर सके। सरकार निर्माण में जनता की अहम भागीदारी होती है। कानून निर्माण में संसद का यहाँ पे अहम रोल होता है और संसद जनता के द्वारा चुनी जाती है। सिंपल सा ये संविधान के कार्य, संविधान की आवश्यकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा वीडियो का हाफ पॉइंट यहाँ पे खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अभी मैंने क्या बोला था, हाफ पार्ट कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना, पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें तकरीबन 15 मिनट और लगेंगे सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने।
अब देखो ये जो क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन का वर्णन कीजिए, हालांकि इसे छोटे में पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो बड़ा क्वेश्चन है, ये जिस क्वेश्चन का पॉइंट है वो है संविधान सभा। संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है या फिर भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है इस संबंध में। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कैबिनेट मिशन क्या। तो कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में ब्रिटिश संसद के यानी कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में भेजा गया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को पता चल चुका था कि अब हम भारत में ज्यादा सालों तक, ज्यादा टाइम तक शासन नहीं कर सकते हैं। तो पूर्ण रूप से स्वराज यहाँ पे स्थापित करने के लिए 1946 में ये कैबिनेट मिशन भेजा गया। जब कैबिनेट मिशन भारत आता है, वो हर एक चीज का जब निरीक्षण करता है, संस्थाओं से, बड़े बड़े नेताओं से मिलकर बातचीत करता है, तो वो ये देखता है कि निकाय की सदस्य संख्या, निकाय का मतलब था संविधान सभा, संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 389 निर्धारित की गई। अब ये 389 जो थे 389, इसको ये यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन थी। एक तो कि यहाँ पे जो सदस्य हैं उनका वर्गीकरण किस तरीके से हो जा, क्योंकि बहुत सारे, अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम थी, और जो सीट है उसका वर्गीकरण कैसे होगा। तो इसके लिए सबसे पहले सदस्य वर्गीकरण की बात करते हैं। तो 389 में से 292 तो हो गए कहां से, ब्रिटिश, जहां से ब्रिटिश शासक स्वयं शासन करते थे। 4 हो गए जहां से चीफ कमिश्नरों के प्रांत से, और 93 हो गए भारतीय रियासतों से। ठीक है, तो 293 ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से, 4 हो गए चीफ कमिश्नरों के प्रांतों से, और 93 भारतीय रियासतों से। अब यहाँ पे एक चीज देखी गई कि चलो सदस्य संख्या तो इतनी इतनी यहाँ से लेनी है, लेकिन यहाँ पे सीट का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने लाहौर का, जो कि उस समय ब्रिटिश प्रांत था, और एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने कोलकाता का, जो कि उस समय ब्रिटिश प्रांत था। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि लाहौर की जनसंख्या है टोटल 100 लाख, ठीक है, और कोलकाता की जनसंख्या है टोटल यहाँ पे 250 लाख। ठीक है, ये इसकी है जनसंख्या। तो अब देखो सीट का वर्गीकरण किस आधार पे किया था, जनसंख्या में उनके अनुपात पे, और अनुपात क्या था, 10 लाख लोगों में एक सीट, अर्थात संविधान सभा में ये जो ब्रिटिश प्रांत है इसमें क्या तय किया गया कि 10 लाख लोग जो है उन पर एक सीट ली जाएगी। तो लाहौर से अगर हम देखें 100 लाख लोग हैं, जनसंख्या है, तो कितनी सीट होगी, 10 सीटें मिलेंगी यहाँ से। कोलकाता की बात करें 250 लाख लोग हैं, तो यानी कि 25 सीटें कोलकाता को मिलेंगी। तो इस आधार पर यह देखा गया कि हर एक 10 लाख पर एक सीट आवंटित की जाएगी, और ये सीट 3 प्रमुख समुदायों में होगी। कौन कौन सी, एक है मुस्लिम, एक है सिख, और एक है सामान्य में उनकी जनसंख्या के आधार। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में पूर्ण स्वराज लाने के उद्देश्य से भेजा गया था, जिसने संविधान सभा की 389 सदस्य संख्या बताई, 299 ब्रिटिश प्रत्यक्ष शासन के प्रांत से, 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों से, और 93 भारतीय जो रियासतें हैं उनसे। सीट वर्गीकरण के लिए 10 लाख लोगों पर एक सीट दी गई, जिसको 3 भागों में बांटा गया, मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या। ये किस क्वेश्चन का पॉइंट है, ये इस क्वेश्चन का पॉइंट है भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, या फिर ये कह सकते हो कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, ये इसका पॉइंट है सबसे बड़ा। हालांकि अलग से अगर ये इससे 2 से 4 मार्क्स में पूछा जाएगा तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे लिख दोगे। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब देखो भारतीय संविधान सभा जो थी, जब टोटल सदस्य यहाँ पे 389 बता दिए गए, निर्धारित हो गए, उसके बाद संविधान सभा का यहाँ पे उद्घाटन होता है। तो संविधान सभा का उद्घाटन हुआ दिन सोमवार था, 9 दिसंबर 1940 को प्रातः 11 बजे। आप सिंपल से इतना याद रख लो कि विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन होता है, जो उसकी अध्यक्षता करता है, हर एक नियम कायदे कानून को बताता है, जो विवाद होता है उसको सुलझाता है, उसमें अहम रोल प्ले करता है। तो 9 दिसंबर 1940 को विधिवत उद्घाटन होता है, और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत थी एक स्थायी अध्यक्ष की, तो इसीलिए ठीक उसके अगले से अगले दिन यानी कि दूसरे दिन ही स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे स्थायी अध्यक्ष के रूप में। फिर यहाँ पे बारी आती है संविधान सभा की प्रारूप समिति की। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। अब इनके साथ में ना 6 लोग और थे जो इनके सहयोगक थे, यानी कि इनका सहयोगी सदस्य थे बेसिकली। हालांकि मेन तो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन 6 जो थे वो उनके सहयोगी हुआ करते। तो यहाँ तक तो ये समझ में आया 9 दिसंबर 1940 की इंपॉर्टेंस, 11 दिसंबर 1940 का इंपॉर्टेंस, और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। इसी बीच उद्देश्य प्रस्ताव आ गया संविधान में। तो नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में 1946 में
उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे लेके आया गया, जिसमें संविधान सभा और संविधान के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। जैसे कि भारत जो है वो एक धर्म निरपेक्ष राज्य होगा, ठीक है, ये एक गणतंत्र होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई थी जो कि एक तरीके से भारतीय संविधान की आकांक्षाएं और उसके मूल्यों को यहाँ पे प्रदर्शित कर रही थी, ठीक है। तो जब हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात करेंगे तो पहले कैबिनेट मिशन, फिर 9 दिसंबर 1946 की बात करेंगे, 11 दिसंबर 1946 की, फिर संविधान सभा की प्रारूप समिति और उद्देश्य प्रस्ताव। और ठीक इसके पश्चात यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाएगा माउंटबेटन योजना। तो देखो हमें पता है कि भारत का विभाजन कब हुआ था, 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 1947 में, ठीक है। लेकिन ये विभाजन होना बहुत पहले निर्धारित हो गया था, तकरीबन 3-4 महीने पहले, जून में। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाई गई, जिसके तहत ये बताया गया कि भारत का विभाजन होगा और भारत विभाजन के पश्चात दो यहाँ पे देश बनेंगे, एक तो स्वयं भारत बनेगा और दूसरा यहाँ पे बनेगा पाकिस्तान। तो देखो जितने 389 सदस्य यहाँ पे निर्धारित किए गए थे, उन सदस्यों में से 389 में से तकरीबन 90 सदस्य जो थे वो कहाँ के थे, वो थे पाकिस्तान के, ठीक है। तो जब भारत का विभाजन होता है तो ये सदस्य कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान में। टोटल सदस्य संख्या कितनी बचती है, 299। तो इसीलिए जब भारत का विभाजन होता है तो 389 में से 90 लोग जो थे वो पाकिस्तान चले जाते हैं, टोटल सदस्य संख्या 299 बचते हैं। और इन्हीं 299 में से कुछ सदस्य और कम हो जाते हैं, तो इन्होंने 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत हो गया, पूरी तरीके से बनके तैयार हो गया, तब ये वैसे तो सदस्य कितनी बची थी 299, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें कम होते चले गए, तो 284 कुल सदस्य बचे थे 26 नवंबर 1949 को। इन्होंने ही भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए पहली बैठक की विशेषताएं क्या है, तो पहली बैठक ये थी हमारी 9 दिसंबर 1940 की, और अंतिम बैठक थी हमारी ये वाली, ठीक है, 24 जनवरी 1950। आपको पता है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक उसके 2 दिन पहले ही, ठीक है, 2 दिन पहले ही संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। इस बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का यानी कि पूरे देश का एक प्रथम राष्ट्रपति, अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो आप क्या कहोगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संविधान सभा का बनने की प्रक्रिया कंप्लीट। अच्छा, जब हमारा संविधान बन गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। अब एक कॉमन सा चीज देखो कि 9 दिसंबर 1946, एक सेकंड यहाँ ले आता हूँ, देखो 9 दिसंबर, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, 9 दिसंबर 1946, और कब अंगीकृत हो गया था पूरा, 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर 1949। अब यहाँ पे देखो टोटल टाइमिंग कितनी है, अर्थात संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था, तो वो था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। कुल बैठक हुई थी 166। अब देखो इन बैठकों में ना 2 बैठक इंपॉर्टेंट है, एक तो है पहली वाली और एक है 166वीं बैठक। 166वीं कौन सी थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, और पहली बैठक जिसमें संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन हुआ था, कब, 9 दिसंबर 1946 को। ये चीजें छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन क्या था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जो अदर पॉइंट थे भारतीय संविधान के बनने में, विधिवत उद्घाटन, प्रथम यहाँ पे अध्यक्षता क्या हुई, प्रारूप समिति, उद्देश्य प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कब इस टोटल 284 सदस्यों ने यहाँ पे संविधान पे हस्ताक्षर किए, अंतिम बैठक कब हुई, संविधान कब अंगीकृत हुआ था, वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितना समय लगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुका है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो संविधान बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारी संविधान सभा बनी थी, इस संविधान सभा में कुछ कमियां अभी भी बाकी थी। क्या कमियां थी भाई वहां पे, तो यहाँ पे देखो बहुत सी कमियां जो कि आलोचक है उनका मानना है। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अलग करके पूछा कि संविधान सभा देश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, अर्थात प्रतिनिधि इसमें संविधान सभा में पूरे देश के सही सही नहीं लिए गए थे। तो हमें समझाना है, इस कथन को सिद्ध करना है।
चलिए समझते हैं। तो बेसिकली जो आलोचक है उनका मानना ये है कि आपको पता है कि जब हमारा भारत आजाद हो रहा था, ठीक है, यानी कि 1947 के दौरान, तो इस समय बहुत सारे जो आंदोलन थे वो भी चल रहे थे, ठीक है, और भारत के विभाजन की जो हिंसा थी वो भी चल रही थी। नागरिक इधर उधर जो दौड़ रहे थे, घर छोड़ना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से इन लोगों पर सरकार का भी दबाव था, जनता का भी दबाव था, और आजादी को लेकर जो चिंताएं थी, देश को कैसे संगठित करना है, इन सभी दबाव की वजह से आलोचक कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों पर अत्यधिक दबाव यहाँ पे डाला गया था ताकि वो संविधान को जल्दी से बनाए। पहला पॉइंट, अत्यधिक दबाव। दूसरा, प्रभुसत्ता की कमी। देखो, जब भारतीय संविधान बना था, ठीक है, तो उसमें 389 जो सदस्य निर्धारित किए गए थे, इन्हें जनता ने नहीं चुना था, बल्कि इन्हें किसने चुना था? 1935 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे भारत में, इनके द्वारा इन सदस्यों को चुना गया। अर्थात आलोचक कहते हैं कि संविधान सभा जो है उसमें जो संविधान बनाने वाले लोग थे उन्हें जनता ने नहीं चुना है, बल्कि वो किसी अन्य लोगों के द्वारा ही चुन लिए गए थे, ठीक है। तो ये एक इसकी कमी है। तीसरी है कांग्रेस का वर्चस्व। जब भारत का विभाजन हुआ और जब स्वतंत्र भारत में चुनाव होते हैं, पहले चुनाव, तो उन चुनावों में देखा गया कि जो संविधान सभा थी उसमें से 82% की जो सीटें थी वो किसकी थी? कांग्रेस की थी। तो लोगों का मानना यह कि कांग्रेस का ही अधिकतर प्रावधानों पर यहाँ पे विचार ज्यादा रहा है, ठीक है। प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, अर्थात यहाँ पे देखो, जो अंग्रेज थे वो जाते जाते देशी रियासतें, लगभग 565 रियासतें थी हमारे भारत में, तो उन्होंने कहा कि इन रियासतों को हम 3 ऑप्शन देके जा रहे हैं। कौन कौन से 3 ऑप्शन? पहला तो कहा कि या तो ये भारत में मिल जाए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखे गए या तो ये पाक में मिल जाए, यानी पाकिस्तान में, और तीसरा ऑप्शन ये दे दिया कि या तो ये चाहे तो स्वतंत्र भी बन सकते हैं। तो ऐसे में जो रियासतें रजवाड़े थी उनको संविधान को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया, ठीक है। और सबसे आखिरी है धार्मिक विभिन्नता। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, हाँ, इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों को, बेसिकली चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, किसी भी धर्म के हो, इनका जो वर्गीकरण ठीक ही था एक तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो अनुसूचित जाति और जनजातियां थी, इनके मात्र 28 सदस्य। आप देखो 389 में से केवल 28 सदस्य किसके हैं? अनुसूचित जाति जनजातियों के। जबकि मान लेते हैं 100 करोड़ में से 1 करोड़ की जनसंख्या, एक नहीं तकरीबन 10 से 15 करोड़ की जनसंख्या ऐसी है जो गरीब, पिछड़ी है, निचली जाति की है, अनुसूचित जनजातियों के संबंध। तो ऐसे में मिनिमम नहीं तो मिनिमम से मिनिमम 50 से प्लस सदस्य संख्या यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे धार्मिक विभिन्नता फैली हुई। तो क्या क्या कमी है? अत्यधिक दबाव में संविधान बनाया गया है, प्रभुसत्ता की कमी है, संविधान सभा के सदस्यों को जनता के द्वारा नहीं चुना गया था, कांग्रेस का यहाँ पे वर्चस्व देखा गया, चुनाव हुए थे तो 82% सीटें मिली थी, प्रांतों के अनुचित वर्गीकरण, देशी रियासतों को संविधान मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया था, अनुसूचित जाति जनजातियों के मात्र 28 सदस्य यहाँ पे लिए गए थे, ये चीज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली इस तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पे एक अगला और सबसे आखिरी क्वेश्चन आ जाता है जिसे कई तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। कैसे कैसे? देखो, सबसे पहले तो पूछेगा ये जो हमारा संविधान है, ठीक है, ये जो हमारा संविधान है इसमें 2 चीजें हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले तो देखो, भारतीय संविधान उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है, अर्थात भारतीय संविधान ये उधार लिया गया है, ये उधार लिए गए सिद्धांतों का टोकरा है। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा तो सिद्ध कीजिए कि भारतीय संविधान एक पुष्प गुच्छ, यानी कि भारतीय संविधान क्या है? एक पुष्प गुच्छ है जिसमें सभी देशों के जो फूल हैं वो यहाँ पे समाहित हैं, अर्थात सभी देशों के नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत इसमें लिए गए हैं, ये समझाना है। तो बेसिकली देखो क्वेश्चन क्या है, संविधान में देशों से जो सिद्धांत लिए गए हैं, जो फूल हैं, इसे हमें समझाना है। तो देखो, संविधान का जो भी नियम, कायदे, कानून है उसका 75% जो हिस्सा है वो कहां से लिया गया था? जो अधिनियम बनाया गया था भारत में 1935 में, उससे। बाकी का 25 जो है वो कुछ नया ऐड हुआ है, कुछ अन्य देशों से लिया गया है। अब अन्य देशों में कौन कौन से आ जाते हैं? तो सबसे पहला आ जाता है ब्रिटिश संविधान। अब इस ब्रिटिश संविधान से बहुत सारे जो नियम, कायदे, कानून है वो लिए गए। पहला तो ये है, जो हमारी चुनावी प्रणाली है ये ली गई है, सबसे अधिक वोट तो उसकी जीत, ये लिया गया है। दूसरा, कानून निर्माण कैसे किया जाएगा, उसकी विधि क्या रहेगी, ये लिया गया है। तीसरा है, सरकार का स्वरूप संसदीय स्वरूप होगा, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। सरकार जो है वो शासन के द्वारा चलेगी, कानून के शासन के द्वारा, ये भी। साथ ही साथ
विधायिका जो है यानी कि संसद जो है इसमें अध्यक्ष का पद क्या रहेगा और उसकी भूमिका क्या रहेगी, ये भी कहां से लिया गया, ब्रिटिश संविधान। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से दो चीजें ली गई हैं, एक तो है मौलिक अधिकार और दूसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और एक जो अहम यहाँ पे पॉइंट आ जाता है न्यायिक पुनरावलोकन, जिसे हम चैप्टर नंबर 6 में समझेंगे। तो इस न्याय पुनरावलोकन की शक्ति भी ली गई है। फिर है आयरलैंड का संविधान तीसरा। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, एक तो क्या पता है हमें कि हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, लेकिन वहीं कुछ नीति निर्देशक तत्व मिले हैं जो कि कहां से आते हैं, बेसिकली आयरलैंड के संविधान से। चौथा है कनाडा। तो दो चीजें मतलब एक ही है कि जो राज होगा वो दो तरीके का होगा शासन, एक तो होगा सेंटर में और एक जो है वो अलग अलग आधार पे होगा। ठीक है, ये कहां से लिया गया है, कनाडा से, यानी कि एक केंद्र और राज्य के आधार पे। और पांचवा है फ्रांस के संविधान से। हमारे संविधान में स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, समानता बहुत जरूरी है, बंधुत्व यानी कि भाईचारा, ये सभी सिद्धांत यहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि किस तरीके से भारतीय संविधान एक सिद्धांतों का टोकरा है, पुष्पगुच्छ की भांति है, तो इसमें 75% अंश 1935 का है। बाकी का यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आंसर है वो है ब्रिटिश संविधान का, जिसमें बहुत सारे सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रणाली, कानून निर्माण की विधि, सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, ये सारी चीजें यहाँ से ली गई है। फिर आ जाता है अमेरिका का संविधान, इससे दो चीजें, मौलिक अधिकारों की सूची, न्याय पुनरावलोकन, ये सारी चीजें यहाँ से ली गई हैं। ठीक है, फिर तीसरा आ जाता है यहाँ पे आयरलैंड का संविधान, इससे राज्य की नीति निष्ठा, तो कनाडा से सशक्त केंद्र और राज्य लिया जाएगा। और चौथा है फ्रांस का संविधान। ये सारे तो इस तरीके से आज का हमारा जो वीडियो था चैप्टर नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे, ये तो हमने कर लिया है यहाँ पे कंप्लीट। अब अगली वीडियो आपकी चैप्टर नंबर 2 की आएगी, भारत संविधान में अधिकार, तो उसको जरूर देखना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करो। अगर आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर अच्छे समझ में आ चुके हो, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, तो ये हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है, आप इस पे जाके मैसेज कर सकते हो और आप फॉलो कर सकते हो। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।